Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस के लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी बबल सॉर्ट के बारे में और ये देखा था कि वो कैसे वर्क करती है, एग्जांपल्स, एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम देखा था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इस वीडियो को बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सीएससी में, आईटी में, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट, नेट और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन भी कई बार पूछे जाते हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर देखते हैं। उस सिचुएशन में डेटा स्ट्रक्चर और डाटा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, हमें रिक्वायरमेंट नीड क्यों ही कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखेंगे, उसे समझेंगे और साथ ही साथ कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट क्यों आई, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की, स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। अब एल्गोरिदम तब बेस्ट होती है कि जब वो मिनिमम टाइम में और मिनिमम स्पेस यानी मेमोरी को लेकर एक जो भी हम आउटपुट चाहते हैं, जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है या जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करा दे। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों पैरामीटर को हमने क्या किया, कैलकुलेट करने की कोशिश करी और उसके थ्रू हम क्या करने लगे, किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बताने लगे। ठीक है, तो किसी भी एल्गोरिदम के एफिशिएंट होने की जो मेज़रमेंट है उसमें से ये एक मेज़रमेंट है जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है हमारी क्या, वो होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन टू कॉम्प्लीशन, मतलब एक एल्गोरिदम कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी लेती है, कंप्यूटर की मेमोरी की, उसे कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी पूरी की पूरी एल्गोरिदम को रन करने के लिए और आउटपुट देने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो हम हर एल्गोरिदम के लिए कैलकुलेट करते हैं गेट, नेट में और जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें ये पूछी जाती है हर एल्गोरिदम की। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जो किसी भी एल्गोरिदम के कंप्लीट होने का, यानी जैसे हमने किसी भी एल्गोरिदम में किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमने इनपुट दी, ठीक है, प्रोसेसिंग करी और जितने देर में हमें आउटपुट मिली, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को रन करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हमारा डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ टाइम लगा वो हमारा क्या होती है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। सीधी सी बात है कि एक एल्गोरिदम को पूरा रन होने में और आउटपुट शो करने में जितना भी स्पेस लगा, यानी जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी उसकी यूज़ करी उसने, वो होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और जितना अमाउंट ऑफ टाइम उसने यूज़ किया वो उसकी क्या होती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। करते हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी बबल सॉर्ट की, तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी है वो 3 केस में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा केस होता है, फर्स्ट केस, वो होता है हम बेस्ट केस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये डिटेल में जब हम डा पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल केस में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, बाद में क्या क्या पैरामीटर और होते हैं एल्गोरिदम्स वगैरह के, कैसे एल्गोरिदम्स कितने टाइप के से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सब हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए 3 केस होते हैं। 3 तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 केसेस में निकालते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बेस्ट केस, सेकेंड होता है हमारा एवरेज केस और थर्ड होता है हमारा वर्स्ट केस। जो एवरेज केस होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, एवरेज केस को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से और वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट किया जाता है बिग ओ से, बिग ओ से। ठीक है, तो हम
तीन केसेस में, इस तरीके से हम तीन केसेस में क्या करते हैं, हम अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये होते क्या केसेस हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इससे हमें ईजी हो जाएगा बबल सॉर्ट की या किसी भी टाइप की सॉर्टिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना। ठीक है, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज़ बेस्ट केस। बेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं सॉर्टिंग में बात करूँ तो सॉर्टिंग में बेस्ट कब होगा, अगर मुझे किसी भी एरे को एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है, और वो एरे ऑलरेडी ही सॉर्टेड हो यानी बढ़ते हुए क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वो हमारा क्या आएगा, बेस्ट केस। ठीक है, अब अगर कोई भी एरे है उसमें कुछ तो डेटा सॉर्टेड हो, ठीक है, और कुछ हमें क्या करना हो, सॉर्ट करना हो। ठीक है, जैसे हम मुझे एक एरे है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, उसमें कुछ तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी था और कुछ हमें क्या करना था, सॉर्ट करना है, तो दैट केस इज कॉल्ड एवरेज केस। वर्स्ट केस होता है कि सबसे बेकार वाला केस, यानी अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में एरे को लगाना है और वो कौन से क्रम में हो, वो घटते हुए क्रम में हो, यानी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े, एल्गोरिदम को मतलब वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड हमारा वर्स्ट केस। अब अगर मैं इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताऊं जो अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों केस होते हैं। जैसे आपको वाइट शर्ट पहननी है, आपने अपना कबर्ड या अलमीरा खोली और आपको अलमीरा खोलते ही सामने वाइट शर्ट मिल जाए, तो दैट इज़ द बेस्ट केस। ठीक है, एवरेज केस होता है कि आपको 2, 4, 5 कपड़े निकालने के बाद में आपको वो वाइट शर्ट मिल जाए, तो वो हमारा एवरेज केस होता है। और वर्स्ट केस हो कि आप पूरी अलमीरा खाली कर दो और उसके बाद में आपको अपनी वाइट शर्ट मिले, दैट इज़ अ वर्स्ट केस। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल थे। यहाँ मैंने सॉर्टिंग से रिलेटेड भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कोई एरे लगाना है और वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो दैट इज़ द बेस्ट केस। अगर उसमें हमें कुछ असेंडिंग ऑर्डर में थे, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसे थोड़ा बहुत अरेंज कर लेंगे। और वर्स्ट केस में हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और सारे के सारे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। तो हम हर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ये तीनों केसेस को क्या करते हैं, इन तीनों केसेस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, निकाल के दिखाते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे लाइन बाय लाइन। देख लेते हैं बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारे बेस्ट केस के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, बेस्ट केस में क्या होता है, जो एरे होता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। ठीक है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना था और ये एरे पहले से ही क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर कितने हैं, 4 है। तो क्या होगा कि सबसे पहले 1 और 2 का कंपैरिजन होगा, फिर 2 और 3 का कंपैरिजन होगा और 3 एंड 4 का कंपैरिजन होगा। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होगी। यानी टोटल अगर मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन्स होंगे, तो वो होंगे 1, 2 एंड 3। मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो कितने होंगे, 3, और स्वैपिंग कितनी होगी, वो होगी 0। अगर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मैं मानूँ 4 हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं होगा। यानी अगर मैं एक जनरलाइज वे में बात करूं कि मेरे पास में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो कंपैरिजन होंगे वो कितने होंगे, n-1 होंगे। यहाँ आपने देखा ना, जैसे 4 थे तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए, 3। तो यहाँ पे अगर n है तो जनरलाइज वे में, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, n-1। और कितनी स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होगी 0। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ बेस्ट केस में, तो मैंने बताया था बेस्ट केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं और उसके बीच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगा है, n-1 टाइम लगा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम जो n है उसकी अपर बाउंड को लेते हैं, उसकी जो अपर बाउंड होती है वो यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी अपर बाउंड क्या है, n है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस में वो होगी ओमेगा n। ठीक है, समझ आई आपको ये बात। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कितने हम टाइम कितनी चीज़ों में, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में, यहाँ पे स्वैपिंग में तो हमें कोई टाइम लगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जितना टाइम हमें कंपैरिजन में लगा है वही टाइम हमारा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होगा। तो हमने कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करे, 1, 2, 3, 4 डेटा के लिए, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमने 3 कंपैरिजन किए। ठीक है, अगर ये चीज़ n है तो ये क्या होगी, n-1, यानी टोटल हमें क्या लग रहा है, n-1 लग रहा है। और जब भी हम क्या करते हैं,
तो हम जब भी क्या करते हैं कि जो भी इसमें हमारी अपर बाउंड होती है ना, जो भी हमारी n की अपर बाउंड होती है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसे होता है n² माइनस n+4, तो हम वो n² को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बेस्ट केस में होगी इसकी ओमेगा n। बात करते हैं एवरेज या फिर वर्स्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट की, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के केस में क्या होता है कि एवरेज और वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सेम ही होती है। यहाँ पे हमारे पास में एक एरे है जिसका नाम है बी, और उसके जो एलिमेंट है वो 4 3 2 1, यानी हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी। तो पास 1 चलेगा, उस केस में क्या होगा, पहले 4 और 3 का कंपैरिजन होगा, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई, ठीक है। फिर 4 और 2 का कंपैरिजन हुआ, ये भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे तो यहाँ स्वैपिंग हो गई। फिर 4 और 1 का कंपैरिजन हुआ और ये भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई, और हमें हाईएस्ट जो अपना एलिमेंट हो गया वो लास्ट में सॉर्ट होके मिल गया। फिर उसके बाद पास सेकंड चलेगा, ठीक है, उसमें 3 और 2 का कंपैरिजन होगा और वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है इसलिए यहाँ स्वैपिंग हो गई। फिर 3 और 1 का कंपैरिजन हुआ, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे तो स्वैपिंग हो गई। 4 क्योंकि हमें पहले पास में ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट मिल गया था इसलिए इसका कंपैरिजन नहीं होगा, और सेकंड पास के बाद में हमें 2 सॉर्टेड एलिमेंट लास्ट में हाईएस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए पास 1 में, तो हमारे पास 1 में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए 1 2 3 कंपैरिजन हुए, और कितनी स्वैपिंग हुई 1 2 3 ही स्वैपिंग हुई, ठीक है। अब अगर बात करूँ पास 2 की तो वहाँ कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए, तो पास जो हमारा 2 था उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए 1 और 1 2, और कितनी स्वैपिंग हुई 2 ही हमारी क्या हुई, स्वैपिंग हुई। अब देखते हैं पास 3 में क्या हुआ, पास 3 में 2 और 1 का कंपैरिजन हुआ और ये दोनों पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वैपिंग हुई, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि 2 हमें पहले ही मिल चुके थे ऑलरेडी सॉर्टेड, ये हमें यहाँ से सॉर्टेड मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद में इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, यानी पास 3 में हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए 1 और स्वैपिंग भी क्या हुई, 1 हुई, ठीक है। यानी अगर हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो उसमें ये हमारे कंपैरिजन हुए और ये हमारी क्या हुई, स्वैपिंग हुई, ठीक है। अब जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो निकलेगी क्या, कि ये जो कंपैरिजन है प्लस उसकी स्वैपिंग से निकलेगी, ठीक है। तो ये तो था एक, जब हमने n की वैल्यू ली है 4। अगर मैं इसे जनरलाइज वे में बात करूं तो देखिए जब यहाँ n था 4 तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 - 1 हुआ, यानी n - 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे n 4 था, यहाँ हुआ n - 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, n - 3। ऐसे ही ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक 1 नहीं आएगा। सेम थिंग देखिए यहाँ पे हो रही है, जब n की वैल्यू 4 थी तो यहाँ वैल्यू क्या आई 3, यानी n - 1। जब n की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, n - 2, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आती जाएगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारे यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, n से डिक्रीज होती जाएगी, n - 3 एंड सो ऑन 1 तक आ जाएगी। यानी अगर मैं एक टोटल जनरलाइज वे में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करूँ तो ये इन दोनों का क्या आएगी, एडिशन आएगी। तो इनका जो एडिशन होगा कंपैरिजन का और स्वैपिंग का, तो वो क्या होगा, यानी n - 1 प्लस n - 2 प्लस n - 3 अप टू 1, ये तो होगा हमारा किसका, कंपैरिजन्स का, और सेम ही होगा हमारा किसका, स्वैपिंग का, अप टू 1, ठीक है। अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मतलब हम इन्हें इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2n - 1 प्लस n - 2 प्लस n - 3 अप टू 1 तक हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक सीरीज बना रही है, जिस सीरीज को सोल्यूशन इसका क्या होता है, n - 1/2 होता है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n - 1, और जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n² - n, यानी Tn टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n क्या आ रही है यहाँ पे, n² - n। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम n की अपर बाउंड को लेते हैं, यानी एवरेज या फिर वर्स्ट केस, क्योंकि इसका दोनों सेम है, आ जाएगा बिगो ऑफ n इज इक्वल टू n², किस केस में, एवरेज केस में भी और हमारा वर्स्ट केस में भी। तो ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बबल सॉर्ट की बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में। नेक्स्ट
वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की, उसकी वर्किंग वगैरह देखेंगे, प्रोग्राम, एल्गोरिदम एंड साथ ही साथ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video and subscribe to my channel. Thank you.